हाँ बच्चों, कल आप लोग पढ़े थे नागरिक शास्त्र में पहला पाठ हम शुरू कर दिए हैं और शीत युद्ध का दौर इस लेसन का नाम है। और इसमें आप लोग शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ, इस चीज़ को आप पढ़ चुके हैं। इन दो टॉपिक को पढ़ चुके हैं। पाठ का तीसरा टॉपिक है द्विध्रुवीयता की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि द्विध्रुवीयता किसे कहते हैं। देखिए, द्विध्रुवीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है तथा दोनों महाशक्तियां विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं। समझ गए? द्विध्रुवीयता का मतलब दो महाशक्तियां केंद्र में होंगी और वे दोनों महाशक्तियां अपना वर्चस्व हमेशा दिखाने की कोशिश करेंगी, अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करती रहेंगी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर के 1991 तक का जो समय वो विश्व में द्विध्रुवीयता का समय भी कहा जाता है। यह शीत युद्ध काल का समय था और ये द्विध्रुवीयता का भी ये काल था। 1945 से 1991 तक पूरे विश्व में शीत युद्ध की स्थिति थी और ये द्विध्रुवीयता का समय था। देखिए, इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की दो महाशक्तियों के रूप में उभर करके सामने आए थे। अमेरिका और सोवियत संघ, एक महाशक्ति अमेरिका, दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ, ये दोनों विश्व स्तर पर महाशक्तियों के रूप में अपना वर्चस्व बनाने में सफल हुए थे और इन दोनों के मध्य अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता, तनाव और संघर्ष की स्थिति बन गई थी। दोनों ने अपने प्रभाव और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए सैनिक गठबंधनों की स्थापना की थी तथा अपने गुटों का विस्तार करने के लिए और दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया था। तो द्विध्रुवीयता की परिभाषा अर्थ आप समझ गए कि द्विध्रुवीयता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व स्तर पर दो महाशक्तियां होती हैं और केंद्र में होती हैं और वे एक दूसरे पर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करती हैं। अच्छा, इसके विपरीत एक और स्थिति विश्व में बनी थी जिसको एक ध्रुवीयता कहते हैं। अभी आप पढ़े दो ध्रुवीयता, यानी दो ध्रुवीयता में दो महाशक्तियां केंद्र में होती हैं और इसके विपरीत दूसरी जो व्यवस्था है वो है एक ध्रुवीय व्यवस्था। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था में क्या होगा कि कोई एक महाशक्ति विश्व स्तर पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेगी। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद सोवियत संघ कमज़ोर पड़ गया और तब पूरे विश्व पर एक ही महाशक्ति का वर्चस्व हो गया। वो महाशक्ति कौन थी? अमेरिका। तो जब पूरी दुनिया एक महाशक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगी तो उस स्थिति को एक ध्रुवीयता के नाम से जाना गया। अब इन दोनों व्यवस्थाओं से अलग एक तीसरी व्यवस्था भी होती है और इस वक्त विश्व में यही व्यवस्था चल रही है। तो ये व्यवस्था क्या है? बहुध्रुवीय व्यवस्था की धारणा, जिसमें विश्व में शक्ति के दो से अधिक केंद्र होते हैं। 21वीं शताब्दी में आरंभ में यद्यपि अमेरिका का प्रभाव बना हुआ था, लेकिन विश्व स्तर पर शक्ति के और भी केंद्र उभर करके सामने आए हैं, जैसे चीन हुआ, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, रूस जैसे अनेक देश हैं जिनकी गणना विश्व की उभरती हुई शक्तियों में की जा रही है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि दुनिया में एक दो देशों का वर्चस्व नहीं होता बल्कि अनेक देश अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो उस व्यवस्था को बहुध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। अब आगे आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे सैनिक गठबंधनों की नीति दुनिया में
बनाई गई। देखिए, द्विध्रुवीयता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति गठबंधनों की राजनीति है। दोनों गुटों ने अपने गुट के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और अपना प्रभाव दिखाने के लिए सैनिक गठबंधनों की स्थापना की नीति अपनाई और इसके अंतर्गत नाटो, वर्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो, अंजुस संधि, ये तरह तरह के सैनिक गठबंधन विश्व स्तर पर स्थापित किए गए। सबसे पहला देखिए, नाटो के बारे में आपको हम बताएंगे कि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों का मुख्य ये संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। इसका विस्तृत नाम है, नाटो का विस्तृत नाम है नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, और इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। देखिए, इस संधि में यह कहा गया कि यदि किसी एक देश के विरुद्ध कोई बाह्य सैनिक आक्रमण होता है तो नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं वे सभी एक साथ मिलकर के उस सैनिक आक्रमण के विरुद्ध सामने आएंगे। इस गठबंधन की स्थापना से शीत युद्ध में तेजी आई। शीत युद्ध की स्थिति और तेजी से विश्व में बढ़ी तथा साम्यवादी देशों ने अपनी सैनिक गुटबंदी को मजबूत किया। जब विश्व में नाटो संगठन की स्थापना हो गई तो जो साम्यवादी विचारधारा वाले देश थे उन्होंने भी अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने भी अपने सैनिक गठबंधन बनाए। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी नाटो का अस्तित्व बना हुआ है, और बल्कि आप ये कह लीजिए कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नाटो का विस्तार पूर्वी यूरोप के देशों में भी किया जा रहा है। वर्तमान में इसके 29 सदस्य देश हैं। नाटो में कुल 29 सदस्य देश हैं। देखिए, अब इसके बाद रूस, जो कि एक साम्यवादी देश है, साम्यवादी विचारधारा का देश है, उसने 1955 में वार्सा सैन्य संगठन की स्थापना की। ये नाटो की स्थापना अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने किया और रूस ने वार्सा ये सैन्य संगठन की स्थापना 1955 में की। और इसे वार्सा पैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुख्यालय पोलैंड की राजधानी वार्सा में है। चूँकि इसका मुख्यालय पोलैंड की राजधानी वार्सा में है इसलिए इसको वार्सा पैक्ट कहते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में वार्सा संधि संगठन को भंग कर दिया गया था और कुल मिलाकर पश्चिमी यूरोप जहां अमेरिका के प्रभाव में था वहीं पूर्वी यूरोप जो था वो सोवियत संघ के प्रभाव में था। ठीक बच्चों, अब देखिए अगले जो संगठन है वो उसमें है सीटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 8 सितंबर 1954 को सीटो सैनिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये जो है अभी भी इसका जो अस्तित्व है ये बना हुआ है। अब देखिए, विश्व में ये तरह तरह के संगठन बन गए, तो कैसे विश्व में लोगों ने अपनी जब सैनिक शक्तियों को मजबूत कर लिया, तरह तरह के सैनिक गठबंधन बना लिए, तो दुनिया भर के देश किस तरीके से हथियारों की दौड़ में आगे निकल गए। हर देश ये कोशिश करने लगा कि उसके पास अधिक से अधिक हथियार हो जाएं। तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान जो दोनों गुट थे यानी अमेरिकी और सोवियत रूस के जो गुट थे, उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि करने के लिए शस्त्रों की अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठा करनी शुरू कर दी, जमावड़ा करना शुरू कर दिया। तो 1945 में केवल अमेरिका ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र था। 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया था, लेकिन 1945 के बाद केवल 1.5 दशक के अंदर यानी केवल 15 वर्षों के अंदर 4 अन्य देश सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी परमाणु बम वाले देश बन गए, यानी उन्होंने भी परमाणु बम बना लिया। सोवियत संघ ने अगस्त 1949 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था, जबकि ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चीन ने
1964 में परमाणु परीक्षण कर परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा पा लिया। तो इस तरीके से दुनिया भर के देश तरह तरह के हथियारों को बनाने की होड़ में जुट गए। भारत ने भी 1974 में, इजराइल ने 1979 में, पाकिस्तान ने 1998 में, उत्तर कोरिया ने 2006 में ये परमाणु बम बना लिए। अब बच्चों, इस पाठ में जो अगला टॉपिक है वो है शीत युद्ध के दायरे। यानी शीत युद्ध के दायरे का तात्पर्य उन मुद्दों व स्थितियों से है जहां दो महाशक्तियां तथा उनके गुट अपने वर्चस्व की लड़ाई में संलग्न थे। शीत युद्ध के दौर में दोनों गुटों का मुख्य उद्देश्य अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना था। इससे जुड़े उनके मध्य तनाव व संघर्ष का वातावरण तैयार हुआ। देखिए, जब ये स्थिति शुरू हुई शीत युद्ध के बाद, जैसे जो दोनों गुट थे, जब उन दोनों गुटों में, दोनों गुट यानी अमेरिकी गुट और रूस, तो रसिया का जो गुट था, तो जब ये दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ने लगा तो धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध की आशंका भी बढ़ने लगी, जिसके कारण कि कुछ निम्नलिखित ये घटनाएं हुई। देखिए, पहली घटना हुई बर्लिन की घेराबंदी और जर्मनी का विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और युद्ध की समाप्ति के समय जर्मनी के पश्चिमी इलाकों पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, जबकि इसके पूर्वी भाग पर सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया। बच्चों, अभी इसके बाद का टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम पढ़ाएंगे तो हम आपको ये ऑडियो भेज नहीं पाएंगे। हमारी मोबाइल की क्षमता इतनी ही है, तो ये बाकी के टॉपिक में कल